नाज़रीन, सऊदी अरब वाली खबर मैं आपको बार बार देता रहता हूँ, उसमें एक डेवलपमेंट है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। वहाँ पे डॉक्टर साद अल फकीया हैं, ये सऊदी अरब के अपोजिशन लीडर के तौर पे इन्हें लिया जाता है। इन्होंने ना सऊदी अरब और अमेरिका का जो एटमी मुआहदा होने जा रहा है उसकी हकीकत बयान की है अपने एक स्टेटमेंट में। वो ये कहते हैं कि ये जो एटमी प्लांट लगाया जाएगा या मंसूबा लगाया जाएगा, ये सऊदी सरजमीन पे अमरीकी इसको तामीर करेंगे, अमरीकी ही इसको चलाएंगे। इसमें सऊदी अरब का कोई भी बंदा नहीं होगा। इसके अंदर क्या जाता है प्लांट के और इसके अंदर से बाहर क्या आता है, इसका मुकम्मल कंट्रोल अमरीकियों के पास होगा। लेकिन 113 अरब सऊदी रियाल इसके ऊपर जो लागत आएगी वो सऊदी अरब देगा। सऊदीया का इसमें वाहिद किरदार सिर्फ इतना ही है जितना कि अमरीकी अड्डे सऊदी अरब में है, जैसे वो होंगे वैसे ये प्लांट भी यहाँ पे होगा। तो इसमें हमारा कोई ऐसा सऊदी अरब का किरदार नहीं, उन्होंने ये कहा। ये स्टेटमेंट नाजरीन उस वक्त सामने आया जब डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये लगातार दबाव डाला जा रहा है कि इस एटमी मुआहदे के लिए सऊदी अरब को इसराइल को तस्लीम कर लेना चाहिए। रात गए खलीज फारस में एक मरतबा फिर सूरत हाल ख़राब हुई है। अमेरिका और इसराइल ने फ़िज़ाई हमले किए हैं और ईरान ने जवाबी कार्रवाई की है। दोनों जानिब से जो स्टेटमेंट आया वो आपके सामने मैं रख देता हूँ, और जो इलाकाई मीडिया है उसने क्या रिपोर्ट किया वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। लेकिन एक चीज़ मैं पहले कंफर्म कर दूँ आपको कि ये रात को झड़पें हुई हैं, लेकिन एक स्पेसिफ़िक टाइम पीरियड के लिए थी, उसके बाद फिर मामला थम गए हैं। लेकिन इस तरह की कोई भी चीज़ ख़ित्ते को दोबारा से जंग में धकेल सकती है और ये हम सब जानते हैं। और नेतन्याहू अभी तक इस जंग बंदी के ऊपर मुकम्मल तौर पर आमादा नज़र नहीं आता, तो मे भी दोबारा जंग शुरू करने में कोई ना कोई हिकमत अमली हो। बहरहाल इस वक्त जो मुतदाद इतलात आ रही हैं उनके मुताबिक अमरीकी अफवाज ने जनूबी ईरान में मिज़ाइल लॉन्च करने वाले ठिकानों पर और बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिश करने वाली ईरानी कश्तियों को निशाना बनाया, ये अमरीकी मीडिया कह रहा है। अमरीकी हुकाम के मुताबिक आबना हुरमज़ में बारूदी सुरंगें बिछाने वाली कुछ जो पासदारान इनकलाब की वो कहते हैं जी कश्तियाँ थीं, उन्हें तबाह किया गया, उन्हें निशाना बनाया गया। और उसके साथ ही बंदर अब्बास में ज़मीन से फ़ज़ा में मार करने वाले मिज़ाइल के एक ऐसे ठिकाने को भी हदफ बनाया गया जो अमरीकी जंगी तैयारों को निशाना बना रहा था। दूसरी जानिब ईरान ने जो दावा किया वो ये है कि आज रात बंदर अब्बास के करीब उनकी कश्तियों पर होने वाले हमले में 4 आम माहीगीर हलाक हुए हैं और मकामी मीडिया ने उन हलाक शुदगान की तस्वीरें भी जारी की हैं। ईरानी माहीगीरों की शहादत का ये दावा अमरीकी रिपोर्ट्स के बिल्कुल बरक्स है, जिनमें कहा गया था कि ये फ़ौजी कश्तियों को निशाना बनाया गया है और ये IRGC की कश्तियाँ थीं और उनके ऊपर अटैक किया गया है। जबकि अल जज़ीरा के रिपोर्टर अली हाशिम वो ये कहते हैं कि उनकी ईरानी सोर्सेज से बात हुई है और वहाँ से जो उन्हें पता चला वो ये है कि बंदर अब्बास के करीब सुनी जाने वाली शदीद फायरिंग का सिलसिला उस वक्त शुरू हुआ जब पासदारान इनकलाब ने समंदर में एक बहरी जहाज़ को निशाना बनाया, जिसके बाद अमरीकी जंगी तैयारों ने ईरानी फ़ौजी कश्तियों पर हमले किए। ये खबर जो है वो अल जज़ीरा के रिपोर्टर बता रहे हैं। अच्छा, वो ये बताते हैं इस हमले में IRGC बहरिया के कई अहलकार शहीद हो गए हैं और ज़राए ने उन्हें मज़ीद बताया कि सूरत हाल अब भी नाजुक है और वाक़यात अब भी सामने आ रहे हैं। अच्छा, ये उस वक्त रिपोर्ट हुआ जब हमले हुए थे। तो नाज़रीन, ये एक झड़पों की सूरत हाल इसको कहा जाएगा। दोनों जानिब से अटैक किया गया। इसमें जो है वो जंगी तैयारे भी इस्तेमाल हुए हैं, इसमें जो है वो ज़मीन से हवा में मार करने वाले रॉकेट्स भी इस्तेमाल हुए हैं और बहरी फ़ौज भी इस्तेमाल हुई है और काफ़ी नुकसान हुआ है। अब इस नुकसान के ऊपर ईरान जब तफसीली जवाब देगा तो तब पता चलेगा। वैसे भी ईरान ने हमेशा कहा कि हम जो भी कार्रवाई की जाएगी उसका जवाब ज़रूर देंगे और ईरान का ट्रैक रिकॉर्ड भी यही है। अब अगर इसमें ईरान का ज़्यादा नुकसान हुआ है तो देखना होगा कि ईरान जवाबी कार्रवाई कैसे करता है। मैं बाकी इंटरनेशनल ख़बरों की तरफ आता हूँ, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान से मुताल्लिक एक अहम खबर यह है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म चीन में मौजूद हैं और उनकी बगल में पाकिस्तान के आर्मी चीफ बैठे हैं। ये कोई जंग नहीं चल रही इस वक्त, पाकिस्तान किसी मुल्क के साथ कोई जंग नहीं लड़ रहा और पाकिस्तान ने जंग फ़िलहाल लड़नी भी नहीं है किसी के साथ। अभी अमरीकी सदर चाइना में होकर गए हैं, उनके बाद रूस के सदर चाइना में होकर गए हैं, दोनों के साथ उनका आर्मी चीफ नहीं आया। फिर कुछ अर्सा पहले जो है वो होकर गया था पेड्रो, जो स्पेन के वज़ीर आज़म हैं, उनके साथ भी उनका आर्मी चीफ नहीं आया। ईरानी क़यादत भी आई थी और ईरानी जो सियासी क़यादत है वो भी पहुंची थी चीन में, लेकिन उनके साथ भी उनका आर्मी चीफ नहीं आया।
हमारे पीछे रह जाने की जो एक बड़ी वजह ना वो यही है कि हमारे सियासतदानों को कोई भी फैसला करने से पहले मुल्की मफाद में नहीं देखना होता। उन्होंने ये देखना होता है कि एस्टेब्लिशमेंट का इसमें फ़ायदा है या नहीं है। वो बेचारे सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट के मफाद का तहफ़्फ़ुज़ करते रहते हैं और पाकिस्तान का मफाद कहीं और रह जाता है। भारतीय वज़ीर आज़म पूरी दुनिया में जाता है, उसके साथ उसका आर्मी चीफ नहीं होता। वो दुनिया के जिस मुल्क में भी जाता है वो खुद बात करता है, उसके वज़रा बात करते हैं। वो अपने आर्मी चीफ को अपनी बगल में या अपने पहलू में बिठा कर नहीं रखता। यूक्रेन गुज़िश्ता 4 साल से जंग लड़ रहा है और बहुत ताकतवर मुल्क है रूस, जिसके साथ वो जंग लड़ रहा है। जब यूक्रेन का सदर जाता है दुनिया के ममालिक में तो उसकी बगल में भी उसका आर्मी चीफ नहीं होता, हालांकि उसका आर्मी चीफ दुनिया की एक मुश्किल तरीन जंग लड़ रहा है। मगर जब वो ट्रंप को मिलने गया तब भी उसके पहलू में उसका आर्मी चीफ नहीं था। लेकिन हमारे दौरों में तो ऐसा लगता है कि हमारा आर्मी चीफ अपने अर्दली को अपने साथ लेकर आया हुआ है और वो अर्दली चाहे चीन हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे सऊदी अरब हो या अक़वाम मुत्तहिदा हो, हर जगह के ऊपर अपने आका की तारीफ़ें करना नहीं भूलता। आज़ाद कश्मीर में जो सूरत हाल है वो जूं की तूं है और वहाँ पे एक जमूत तारी है। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी और इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदों के बीच में मुज़ाकरात चल रहे हैं, लेकिन वो अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुँचे। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को इस वक्त जो ऑफ़र्स की गई है उनमें एक तो ये कहा गया कि जो पुरानी पोजीशन है उसको फौरी तौर पे बहाल कर दिया जाता है, यानी FIRs ख़त्म कर देंगे, जो कलअदम का स्टेटस है वो ख़त्म कर देंगे, 4th शेड्यूल में से नाम निकाल दिए जाएंगे और चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी। फिर इलेक्शन होने दो, इलेक्शन के बाद देखते हैं फिर बाकी चीज़ें क्या करनी है। और क्योंकि आईनी तरमीम के बगैर ये हो नहीं सकता कि जो नशस्तें मुहाजिरीन वाली हैं उनको ख़त्म किया जा सके, लिहाजा आप इंतज़ार करें। पहले ये कहा गया कि जनाब 6 सीटें कर देते हैं, 4 सीटें कर देते हैं, फिर इस बात पे फटा पड़ गया कि जनाब इन सीटों को आप कम तो कर रहे हैं लेकिन क्या इनके पास वो इख्तियार बाकी रहेगा कि ये वज़ीर आज़म के इंतखाब में वोट कर सकें। तो इस पे अभी बहस चल रही थी और अब मामला किसी और तरफ निकल गया क्योंकि इलेक्शन बहुत करीब आ गया है। अब चंद दिन के बाद जो है वो इलेक्शन है, यानी 2 दिन के बाद इलेक्शन है आज़ाद कश्मीर में। जो पहला मरहला है वो होने वाला है इलेक्शन का। अब इसमें आज़ाद कश्मीर के लोग तो बिल्कुल ही इर्रेलेवेंट हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की बहुत बड़ी तादाद मीरपुर में पहुंचा दी गई है क्योंकि मीरपुर डिवीज़न में पहला मरहला है इलेक्शन का और शदीद खौफ व हरास और दबाव का माहौल है जिसके अंदर ये इलेक्शन करवाने की कोशिश की जा रही है। जब से पाकिस्तान बना है या आज़ाद कश्मीर आज़ाद हुआ है भारत के कंट्रोल से, तब से लेकर अब तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इलेक्शन इस माहौल में आज़ाद कश्मीर में हो रहा हो। इस मरतबा वाकई बहुत खौफ व हरास है और वहाँ पे इलेक्शन करवाने की कोशिश की जा रही है। कुछ मुतालबात ऐसे हैं आज़ाद कश्मीर के लोगों के, चले ये 2 चीज़ें आप कबूल कर लें और उसके बाद बाकी चीज़ें बाद में करते हैं, लेकिन ब्रिगेडियर फाइक को और IG जो वहाँ पे लगाए गए हैं इन दोनों को हटाने का मुतालबा भी किया गया था कि जो सेक्टर कमांडर ब्रिगेडियर फाइक हैं जिन्होंने इन सारे ऑपरेशंस को लीड किया उन्हें आज़ाद कश्मीर से हटाया जाए और साथ में कहा गया कि IG को भी हटा दिया जाए। तो इन 2 लोगों को वहाँ से नहीं हटाया गया, ये मुतालबा तस्लीम नहीं किया गया, जिसके बाद शकूक व शुबहात बढ़ जाते हैं कि अगर ये इलेक्शन करवाने में कामयाब हो जाते हैं और अपनी मर्ज़ी की हुकूमत मुसल्लत कर देते हैं तो उसके बाद क्या होगा। अच्छा, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को ये भी कहा जा रहा है कि आप लोगों को कहें कि वो निकल कर वोट डालें और आप अपने नुमाइंदे भी खड़े कर दें बेशक इलेक्शन में, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट को पूरा यकीन है कि अगर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी इलेक्शन में आ गई तो PTI भी आ जाएगी। और धांधली का तो पूरा बंदोबस्त किया गया है, फॉर्म 47 जारी करके PTI और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को फारिग करेंगे और पीपल्स पार्टी और PMLN को एक मिलीजुली सरकार वहाँ पे बनाकर दे देंगे दूसरी जमातों के साथ मिलाकर। इस्तेहकाम पार्टी को भी जोड़ दिया गया है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के साथ ताकि वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकें, उनकी सीटें जस्टिफाई हो सकें। तो ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का सारा खेल है जो वहाँ पे खेल रही है। आज़ाद कश्मीर के जो वकला हैं, आज़ाद कश्मीर बार कौंसल, उन्हें बड़ी देर के बाद होश आई है। यानी वकला तो ओवरऑल पाकिस्तान में वकला में करंट ही ख़त्म हो गया है। जुडिशरी की जो हालत है, जो पाकिस्तान की अदलिया के साथ हो चुका है, वही आज़ाद कश्मीर में भी अदलिया के साथ हो रहा है। वकला वहाँ पे भी उतनी जिम्मेदारी ले रहे हैं जितनी पाकिस्तान में ले रहे हैं। अब आज़ाद कश्मीर की जो बार कौंसल है वो अब खड़ी हो गई और वो ये कह रहे हैं जनाब कि बड़ी ज़्यादती हुई है, इलेक्शन एक ही मरहले में होना चाहिए, ये 3-3 दफ़ा इलेक्शन करवा के अब ज़्यादती कर रहे हैं। देखिए, पूरे पाकिस्तान में जो इलेक्शन है वो एक दिन में हो जाता है, लेकिन आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन को 3 मराहिल में करवाने का मकसद क्या है? वजह यह है कि वहाँ पे निज़ाम कंट्रोल में नहीं है, अवाम कंट्रोल में नहीं है और इस इलेक्शन के नतीजे में वो नताइज हासिल करने हैं जो एस्टेब्लिशमेंट चाहती है, तो फिर उनको मरला वाइज करना पड़ेगा, एकदम वो कर नहीं पाएंगे।
नाज़रीन, सबसे ज़्यादा जो मैं इंटरेस्टिंग चीज़ देख रहा हूँ ना, वो बिलावल की स्टेटमेंट है। बिलावल स्टेटमेंट ऐसे देता है जैसे सारी ज़िंदगी हो गई इस ख़ानदान को कभी आज़ाद कश्मीर में हुकूमत ही नहीं मिली। यानी लंबा अरसा हो गया बिलावल और उसकी जमात की आज़ाद कश्मीर में हुकूमत रही है। आज भी जो हुकूमत है आज़ाद कश्मीर में वो बिलावल की पॉलिटिकल पार्टी पीपल्स पार्टी की है, लेकिन वो तकारीर ऐसे करते हैं जैसे कि उन्हें कभी यहाँ मौका ही नहीं मिला। हम ये दे देंगे, हम वो दे देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो इनकलाब ले आएंगे। भाई आपने कुछ करना होता तो गुज़िश्ता 40-50 साल से आप मुसल्लत हैं। आज़ाद कश्मीर में आप और मुस्लिम लीग नून लगातार हुकूमत करते चले आ रहे हैं, तो आज तक आप कुछ ना कुछ तो कर देते आज़ाद कश्मीर के लोगों का। क्योंकि आज तक आपने आज़ाद कश्मीर के लोगों के लिए कुछ नहीं किया, तो लोग आप पे भरोसा क्यों करें? और लोग भरोसा कर भी नहीं रहे। मैं सीरियसली आपको बता रहा हूँ, अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते तो पीपल्स पार्टी 2-3 सीटों तक भी शायद बहुत मुश्किल से पहुँचती। इन हालात में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी और पीटीआई अगर इलेक्शन लड़ते तो वो स्वीप कर जाते। पीएमएलएन के हालात तो बिल्कुल ही ख़राब है ना। वो तो पीपल्स पार्टी से भी गई गुजरी सूरत हाल में उनका सारा इन्हिसार इस बात पे है कि जो पंजाब के अंदर जम्मू कश्मीर वाली सीटें रखी गई हैं मुहाजिरीन की, वो वहाँ से कुछ सीटें जीत के और कुछ आज़ाद कश्मीर में उनको मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट तरस खा के कुछ सीटें दे दे तो किसी और के साथ मिलके वो कोई हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ जाए। इसके अलावा उनकी हैसियत कुछ नहीं है। बहरहाल बिलावल साहब लगे हुए हैं जनाब कि मैं अब ये भी लेके दूंगा, वो भी लेके दूंगा। आज़ाद कश्मीर में मुकाबला इस बात का नहीं है कि हुकूमत कौन बनाता है, वहाँ मुकाबला इस बात का है कि कठपुतली कौन बनता है। यानी वहाँ पे जो सेक्टर कमांडर हैं या एजेंसियाँ हैं, उन्हें अपने लिए कठपुतली सरकार चाहिए। अब वो कठपुतली सरकार के ओहदे पे कौन आकर फायज होता है, कौन अच्छा परफॉर्म करता है, इसके लिए इसका मुकाबला चल रहा है पॉलिटिकल पार्टियों में जूते पॉलिश करने का। पीएमएलएन में, पीपल्स पार्टी में, आईपीपी में और उनके साथ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में, ये सारे जूते पॉलिश कर रहे हैं। जो ज़्यादा चमकाएगा उसको ज़्यादा सीटें मिल जाएंगी। इस वक्त तक की सूरत हाल तो नाज़रीन ये है। पीएमएलएन के आप काम चेक करें, इन्होंने 10 इलेक्ट्रो बसें रवाना कर दी हैं आज़ाद कश्मीर के लिए। वो कहते हैं मरी पहुँच भी गई हैं। ये मुझे अच्छी तरह याद है, एक दिन ये सियालकोट वाला जो रोड है ना, इलेक्शन आने वाला था तो हमजा शहबाज ने कहा जी यहाँ पे फ़ौरन जो है बसें चलानी है, आज चलानी है, कल चलानी है, बस 1-2 दिन के अंदर चलानी है आपने। तब हमजा शहबाज के बाद इख्तियार था, तो यहाँ एक इलेक्शन होने जा रहा था। तो उन्होंने कहा जनाब कि अब कैसे बसें चला सकते हैं, खुदा का नाम लें, हम इस रोड के ऊपर, ये रोड ही तैयार नहीं है इस बस के लिए और ये इस बस का ये रूट ही नहीं बनता। उसने कहा भाई बस चला दो, 1 दिन के लिए इलेक्शन के लिए चला दो, इलेक्शन के अगले दिन बेशक बंद कर देना, लेकिन फिलहाल को 10 दिन 5 दिन चला दो इसको। ये जनाब हमजा शहबाज के दफ्तर में जो बंदा काम करता था उसने मुझे बताया, उसने कहा सर ये इतना इलेक्शन के करीब आकर पागल हो जाते हैं कि इन्हें लगता है कि कोई भी चीज़ कहीं पे भी चलानी है ना, इनको अगर कोई ना सड़क के ऊपर जहाज़ चला दे वो भी चला देंगे किराए पे लेके कि इलेक्शन में हमें वोटें पड़ जाए किसी तरह। अब ये इन्होंने 10 बसें रवाना कर दी हैं, कोई इसकी फिजिबिलिटी नहीं बनाई गई, कोई इसकी बजटिंग नहीं हुई, कोई इसके तकनीकी तैयारियां नहीं की गई, बस बसें भिजवा दी, पहुँच रही जी कश्मीर, वहाँ पे चलेगी। ये तो बादशाहत वाला निज़ाम है ना, किसने ख़रीदी, किसके लिए ख़रीदी, कहाँ से निकाली गई, कहाँ भिजवाई गई, किसकी मलकियत थी, कहाँ पे जाकर चलेगी, वहाँ चलाने वाला कौन होगा, इसके ऑपरेटर्स कौन होंगे, इसके ड्राइवर जो है वो यहाँ पंजाब के हैं, आज़ाद कश्मीर के लोगों को ट्रेनिंग, ये तो लंबा प्रोसीजर होता है। ये तो बादशाहत है, यहाँ से उठाई वहाँ पहुँचा दी। ये क्या तरीका है कि यहाँ से बसें उठाई वहाँ पहुँचा दी और इलेक्शन कमीशन जो है वो इसका कोई नोटिस ही नहीं ले रहा। एक पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त इलेक्शन लड़ रही है आज़ाद कश्मीर में और वही पॉलिटिकल पार्टी बसें भिजवा रही है आज़ाद कश्मीर में कि जनाब ये बसें वहाँ पे चलाएं। तो ये तो वो सरकारी पैसे से, ये किसी के बाप का पैसा तो नहीं है। मरियम नवाज़ को रायवंड के अकाउंटों से निकाल के तो नहीं लाई ना ये हुसैन नवाज़ की बसें हैं, ना हसन नवाज़ की बसें हैं, ना नवाज शरीफ इनका मालिक है। तो नवाज शरीफ ने जाके ऐलान कर दिया, मरियम नवाज़ ने कहा ओके, वहाँ डांस करके दिखा दिया बाबा जी ने, उसके बाद इन्होंने कहा जनाब बसें जा रही हैं। यार ये तो आवाम की बसें हैं ना, तो आवाम के माल को ऐसे खर्च करते हैं ये बादशाह बन के अपने ज़ाती मफाद के लिए कि कोई बादशाह भी शायद ऐसे आवाम का पैसा नहीं लुटाता होगा। इमरान खान साहब की बहन उस्मा खानम ने कुछ स्टेटमेंट दिया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके पास मुकदमा एक के बाद होते जा रहे हैं बहनों के ऊपर, उनके ऊपर वो डीजी खान वाला मुकदमा था, तो उसकी वो सुनवाई थी, तो वहाँ पे